भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और इसके लोकतंत्र को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हमारे देश का फेडरल सिस्टम काम कैसे करता है। इसी पॉइंट को समझाने के लिए क्लास 10th में आपको एक बेहतरीन चैप्टर गिवन है जिसका नाम है फेडरलिज्म, और इस चैप्टर का एक टॉपिक हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इस टॉपिक के सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले क्या कहना है वो समझना होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का वो प्रोविजंस बताता है जो जरूरी हैं फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से सरकारें उसे फॉलो करेंगी या पार्टीज बनेंगी या कंट्री में उसे फॉलो किया जाएगा, ये लिख देने से सफिशिएंट नहीं होगा। हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की रियल सक्सेस तभी हो सकती है जब कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को उसे चलाने वाले अपनाएं, यानी फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी को हम खुद फॉलो करें। तो फेडरल स्ट्रक्चर को हम समझेंगे थ्रू 3 पॉइंट्स, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भाषाई राज्य। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भारत में क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स सबसे पहला मेजर टेस्ट था भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। हमारे देश में बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स को वैनिश करने के बाद उन्हें कन्वर्ट किया गया न्यू स्टेट्स में, पुराने स्टेट्स को नए स्टेट्स में रिक्रिएट किया गया। अब इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत का नक्शा, भारत का मैप, भारत का स्ट्रक्चर कैसा था। तो इस मैप के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि 1947 में जो भारत के हिस्से थे, जो भारत के पार्ट थे, उन सभी ओल्ड स्टेट्स को, सेवरल ओल्ड स्टेट्स को चेंज किया गया और नए राज्य बनाए गए। सभी स्टेट्स को चेंज करने के बाद नए राज्य बनाए गए। जैसे इस मैप में अगर आप देखें तो आज जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं वो होता था राजपूताना, जिसमें रियासतें थी जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। यूनाइटेड प्रोविंस ये वही है जिसे आज यूपी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ में मैसूर, हैदराबाद और दूसरी रियासतें। ये पोर्शन धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्ट हुआ। कैसे? तो इंडिया में क्रिएशन ऑफ स्टेट्स के पीछे आइडिया क्या है? इट वॉज डन, ये हुआ टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक, यानी वो लोग जो सेम भाषा बोलते हैं, वो एक ही स्टेट का हिस्सा बने। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ राज्यों को भाषाई आधार पर बनाया गया, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और कुछ राज्य उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी को देखकर क्रिएट किए गए, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। इन राज्यों का निर्माण उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट एट इट्स इनिशियल फेज, यानी शुरुआती दौर में जब भारत आजाद होता है और यह देखा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों की डिमांड स्टार्ट हो गई है, तो हमारे नेशनल लीडर्स इस बात से डर जाते हैं, क्योंकि भारत का इससे पहले रिलीजन के बेस पर डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था। तो लीडर्स को ये लगता है, नेशनल लीडर्स को, कि इससे भारत का विघटन होगा और डिसइंटीग्रेशन होगा। बट धीरे धीरे जब राज्यों का फॉर्मेशन होता है तो ये एक्सपीरियंस किया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स से एक्चुअली हमारा कंट्री ज्यादा यूनाइट हुआ, कंट्री बिकेम मोर यूनाइटेड और एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था आसान हो गई। तो भारत में राज्यों को बनाने के लिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म किया गया था 1953 में, जो 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज के फॉर्मेशन का प्रोविजन रखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फेडरलिज्म को समझने के लिए कि भारत में फेडरलिज्म कैसे काम करता है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। तो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का जो सेकंड टेस्ट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता, यानी हमारे भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया वो हिंदी बोलते हैं, यानी 40% जो इंडियंस हैं उनकी भाषा हिंदी है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी आधिकारिक तौर पर हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, बट हिंदी भारत की राजभाषा नहीं है। बिसाइड हिंदी भारत में 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा भारत के संविधान ने दिया है, और भारत के जितने भी आधिकारिक या शासन या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो इन भाषाओं में परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में किसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट एग्जाम देना है, तो उस गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए वो कैंडिडेट अपनी भाषा चुन सकता है जो इन 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से ही एक लैंग्वेज होगी।
लैंग्वेज पॉलिसी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं, मूवमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड ऑफिशियल यूज ऑफ इंग्लिश। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के हिसाब से इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत की आज़ादी के बाद यूज किया जाना था, वो अप टू 1965 तक यूज करने का प्रोविजन रखा गया था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन 1965। तो 1965 के ईयर में ये यूज ऑफ इंग्लिश को हमें बंद करना था। बट इसके अगेंस्ट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने की डिमांड रेज होती है, और ये डिमांड तमिलनाडु में एक वॉयलेंट फॉर्म के तौर पर हमें देखने को मिलती है, यानी वहां पर हिंसक हो जाता है इसके प्रति जो लोगों का रवैया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि इंग्लिश को हिंदी के साथ एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज हम आगे भारत में कंटिन्यू करेंगे। तो इससे ये जो प्रॉब्लम थी वो उस वक्त या उस जमाने में सॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट पार्ट, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध। इसकी हेल्प से हम भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत में सेंटर और स्टेट का रिलेशन ही डिसाइड करेगा कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ पावर वर्क्स इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो। यानी भारत में रूलिंग पार्टीज और लीडर्स कैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट और पावर शेयरिंग को फॉलो करते हैं, इस पर ही डिपेंड करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। बट अगर रूलिंग पार्टी सभी स्टेट्स एंड सेंटर में सेम हो तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। जैसे भारत की आज़ादी के बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस ही एक सिंगल पार्टी थी। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स हैं वो अपनी पावर्स का यूज नहीं करते थे, यानी उनके पास जो पावर्स थी वो डायरेक्टली उसका यूज एज एन ऑटोनॉमस बॉडी यूज नहीं कर पाते थे। जब भी रूलिंग पार्टीज स्टेट्स में चेंज होती, व्हेन द रूलिंग पार्टीज एट स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, तो जो पार्टी सेंटर में रूल करती थी वो इनकी पावर्स को अंडरमाइन करती थी, इनकी पावर्स को कम करने की कोशिश करती थी। और ऐसा देखा गया कि पावर का मिसयूज हो रहा था और इससे फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको अंडरमाइन किया गया, यानी उसको दबाया गया। बट इस सिस्टम में चेंज आता है आफ्टर 1990। 1990 के बाद हमें यह देखने को मिला कि भारत में कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई, यानी बहुत सारे ऐसी पार्टीज थी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो कई स्टेट्स में पावर में आई, और उन पार्टीज की पावर बढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोalition बनाया और कोalition यानी गठबंधन की सरकार बनी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी केंद्र सरकार भी कोalition गवर्नमेंट के फॉर्म में वर्क करना शुरू किया। अब ये सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है? कोalition गवर्नमेंट तब बनती है जब किसी भी पार्टी को राज्य में या लोकसभा में फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती। नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। और यह सिस्टम 1990 के बाद चेंज होता है जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता, जिसके बाद जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं वो रीजनल पावरफुल पार्टीज के साथ अलायंस बनाकर सरकार बनाती हैं। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इससे हमारे भारत में पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर डेवलप होता है, जहां केंद्र सरकारें कोalition गवर्नमेंट की फॉर्म में हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ राज्यों में जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लगी। तो फेडरल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग ज्यादा इफेक्टिव है आज के दौर पे उसके कंपैरिजन में जब भारत का संविधान इस स्ट्रक्चर को हमारे देश में अप्लाई कर रहा था आफ्टर 1947। तो 1990 से लेकर अब तक हमें ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट रीजनल पार्टीज हु आर रूलिंग इन डिफरेंट स्टेट्स, दे आर वेरी पावरफुल, और इसके साथ केंद्र में भी हमें कोalition गवर्नमेंट्स देखने को मिली। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने इस वीडियो लेक्चर में भारत में फेडरलिज्म कैसे काम करता है, कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, इस एस्पेक्ट को, इस टॉपिक को समझा। इससे पहले हम फेडरलिज्म का फर्स्ट पार्ट यानी व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के टाइप्स, भारत को फेडरल क्या बनाता है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और डिसेंट्रलाइजेशन, ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपकी नॉलेज में बहुत अच्छा एनहांसमेंट होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।